नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पहले की ही तरह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरी तरह से स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी से होंगे। आज का टॉपिक हमारा खास इसलिए है कि यह एक कॉमन डिसऑर्डर है, हेयरिंग लॉस, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बच्चों में, बड़ों में कुछ ज़्यादा देखने को इसलिए मिलता है कि एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारी हेयर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, कान की नसें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो लॉस से एक एज के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये हेयरिंग लॉस क्या है। तो जब किसी व्यक्ति को सुनाई देने की क्षमता कम होती जाए या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ को हम हेयरिंग लॉस कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन हम कैसे पहचानें कि हमें या फिर किसी और को हेयरिंग लॉस हो रहा है? तो उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जिसको अगर हमने गौर किया तो हम समझ जाएंगे कि हमें या फिर अदर पर्सन को हेयरिंग लॉस हो रहा है। तो इसमें जैसे कि धीमी आवाज़ अगर में कोई बात कर रहा है तो उसको सुनने में प्रॉब्लम, टीवी या रेडियो की आवाज़ के वॉल्यूम के नंबर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग समाज में बैठे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है तो उसमें हम जाके बोलते हैं थोड़ा सा 1 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ाओ, तो ये भी हमारे संकेत है कि हमें हेयरिंग लॉस हो रहा है। लोगों से बात करने में प्रॉब्लम, अनेक बार लोगों से अगर कोई हमसे बात करता है तो हम उससे बोलते हैं सॉरी प्लीज़ फिर से रिपीट कीजिए, ये भी सिम्टम्स है। ज़्यादा ग्रुप डिस्कस में प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं पे हम शोर वाली जगह पे हैं तो वहाँ भी हमें किसी की बात को समझने में प्रॉब्लम आती है और हमें खुद को ऊंचा बोलने की आदत पड़ जाती है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो कि ये संकेत करते हैं कि हमें हेयरिंग लॉस हो रहा है। तो इसको अगर सही समय रहते हम ईएनटी को दिखा लें तो उसको हम बहुत हद तक काबू में कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये भी समझ लें कि हम तो समझ सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई नया जन्मा बच्चा हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, जो कि 2 महीने का 3 महीने का हो, उसको कैसे पता करें कि उस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रहा है? तो इसका भी छोटा छोटा हमारे पास सिम्टम्स है जिसको हम करके समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा 3 से 4 महीने का है तो ठीक है, वो अपना नेक होल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम उसके राइट साइड में आवाज़ देते हैं तो अपने आई बॉल को राइट घुमाता है। अगर लेफ्ट की तरफ आवाज़ देते हैं तो लेफ्ट। अगर कहीं कुछ चीज़ गिरती है, अगर बर्तन गिरे, चम्मच गिरे, तो बच्चा अचानक चौंकता है। या फिर किचन में अगर बच्चा रो रहा है, किचन में मम्मी हो या किसी दूसरे रूम में हो, अगर वो बोलती है मैं आ रही हूँ, तो बच्चा उस आवाज़ को सुन के थोड़ी देर के लिए चुप होता है। अगर या फिर बहुत तेज़ चिल्लाना शुरू कर देता है या फिर बिल्कुल चुप हो जाता है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो है ना, इस चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। लेकिन अगर ये नॉर्मल बिहेव आपको नहीं लगता है और नॉर्मल से कुछ भी अलग दिखता है तो आपको देर नहीं करते हुए, बिना पैनिक हुए, आप बच्चे को ईएनटी के पास ले जाइए। और इसके तमाम टेस्ट होते हैं जो कि जिससे पता चल जाता है कि बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम है तो कितनी है। तो जितना जल्दी हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे उतना ही जल्दी बच्चे को हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और उस प्रॉब्लम को होने से पहले ख़त्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो अगर ईएनटी हमें सजेस्ट करता है कि आप जाके अपने सुनाई देने की जांच करवाएं, तो उसमें भी तमाम जांच होते हैं। जैसे पीटीए टेस्ट हो गया, स्पीच टेस्ट हो गया, टिम्पेनोमेट्री टेस्ट हो गया, बेरा टेस्ट हो गया, ओएई हो गया। तो ऐसे तमाम टेस्ट हम करवा कर अपने हेयरिंग लॉस को सही मायने में पता कर सकते हैं। उसके बाद उसके हम ट्रीटमेंट को और ईजी करा सकते हैं और बहुत हद तक अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आता है उसमें से कॉमन जो हेयरिंग लॉस होते हैं उसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ये ज़्यादातर मेडिसिन से और ड्रॉप से ठीक हो जाता है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, ये इनसे आप रिपोर्ट लेके ईएनटी के पास जाएंगे तो आपको अच्छे से सजेस्ट कर लेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिन ड्रॉप से ठीक हो सकता है या फिर हेयरिंग एड लगेगा। इतना सब करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि हेयरिंग लॉस के कारण क्या है और उसमें हम थोड़ा थोड़ा सुझाव देने की भी कोशिश करेंगे जितना मुझे पता है। तो जो सबसे पहले है, हम अपने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी अपने कान को 3 भागों में बांटा गया है, आउटर, मिडिल और इनर। बाहरी भाग, मध्य भाग और अंदर का भाग। तो आउटर में जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है इन्फेक्टेड वैक्स,
कान में मैल का जमा हो जाना, या किसी बाहरी पदार्थ का, जैसे तमाम बच्चे खेलते रहते हैं, कभी कान में चना चला गया, गेहूँ चला गया, छोटे छोटे ऐसे चले जाते हैं ना, जिसके वजह से हमारे ईयर कैनाल ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल ही नॉर्मल कर सकते हैं। ईएनटी के पास जाइए, उसमें वो ड्रॉप्स डालेंगे जिससे कि वैक्स अपने आप निकल जाता है। अगर नहीं भी निकलता है तो ईएनटी अपने हिसाब से उसको निकाल लेगा। आप अपने हिसाब से निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ईयरबड्स लगा लेते हैं, माचिस की तीली लगा लेते हैं। इन सब से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे ईयर ड्रम में छेद हो सकता है, उसमें स्क्रैच आ सकते हैं। तो ये प्लीज़ आप अपने आप ना करें। इन सब के लिए आप ईएनटी के पास जाएं। इसके और कारण में, जैसे दूसरा कारण है, कान के बाहरी भाग में यानी कि कैनाल में बैक्टीरिया या फंगस होने के कारण उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है। इस प्रकार हेयरिंग लॉस को भी हम ईएनटी के द्वारा दिए गए ड्रॉप या मेडिसिन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तीसरा कारण है मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होने के कारण सुनने में काफ़ी प्रॉब्लम ये अक्सर देखा जाता है। तो मिडिल ईयर में मौजूद जो हमारी 3 हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम एमआईएस बोलते हैं, मैलियस इंकस स्टेपिस, इनका काम क्या है? यह साउंड वेव को मिडिल ईयर यानी कि कान के पर्दे से कान के इनर ईयर तक पहुंचाने का होता है। लेकिन जब हम कान में पानी जमा हो जाए पर्दे के पास, तो साउंड वेव को ना इनर ईयर तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से हमें सुनने में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ये भी मेडिसिन या फिर ड्रॉप्स या डॉक्टर जो भी बताए उसके वजह से भी काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कान में बार बार इन्फेक्शन हो तो इसका नुकसान हमारे कान के पर्दे को हो सकता है। कान के पर्दे में छोटा छेद या फिर बड़े छेद हो जा सकते हैं। तो छोटे छेद को तो ईएनटी दवा से ठीक कर सकता है, लेकिन जो हमारे जो बड़े छेद होते हैं उस स्थिति में कान के पर्दे को फिर से इम्प्लांट यानी कि जिसको टिम्पैनोप्लास्ट करते हैं, वो डॉक्टर के सजेस्ट के हिसाब से उसको करवाना पड़ता है। नेक्स्ट कारण है यानी कि चौथा कारण, फ्लूइड इन मिडिल ईयर। मैंने आपको मिडिल ईयर में पानी जमा होने का कारण बताया था, लेकिन मिडिल ईयर में पानी तब भी जमा हो सकता है जब नाक की तरफ से स्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए। स्टेशियन ट्यूब वो बारीक नली होती है जो मिडिल ईयर से नाक के पिछले हिस्से तक जाती है। इसकी ब्लॉकेज की कई वजह हो सकती हैं, जैसे आर्म सी कोल्ड, एयर ट्रेवल, नाक अगर इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो इसके वजह से भी होता है। तो हम इसको समय रहते अगर ईएनटी से कंसल्ट करें तो इस लॉस को भी हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं या फिर इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। डॉक्टर इसमें एक काम छोटा सा और भी करते हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन करके पानी सूखने का रास्ता ही बना देते हैं। पांचवा कारण ये भी हो सकता है ओटोस्क्लेरोसिस। इस केस में मिडिल ईयर स्टेपिस नाम की हड्डी के पास की हड्डी से जुड़ जाती है। इससे स्टेपिस जो है अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो साउंड इनर ईयर तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए भी ईएनटी एक छोटा सा ऑपरेट करता है, जिससे ये भी बिल्कुल नॉर्मल हियरिंग हो जाती है। अब आते हैं जो आजकल हेयरिंग लॉस का सबसे बड़ा कारण है, यानी कि नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा शोर सुनने के कारण होने वाला हेयरिंग लॉस। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है आजकल जो हेडफोन, ईयरबड्स, छोटे छोटे फंक्शन में डीजे का यूज, एयरपोर्ट पे काम करने वाले कर्मचारी, फटाके, इन सब की भूमिका हेयरिंग लॉस में सबसे ज़्यादा आजकल हो रहा है। इस कंडीशन में इनर ईयर के बारीक हेयर सेल्स हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इस स्थिति में लास्ट उपाय होता है हेयरिंग एड्स। अगर उससे भी काम ना चले तो फिर कोक्लियर इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ सकता है। अब जो लॉस है वो है नॉर्मल यानी कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाला हेयरिंग लॉस, जो धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें इनर ईयर के हेयर सेल्स और नसें परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसका भारत का आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका में 65 ईयर के बाद हर 3 में से एक को यह समस्या देखने को मिलता है। और इसका भी बस एक ही उपाय है कि हम समय रहते हेयरिंग एड का यूज करें, ईएनटी से कंसल्ट करें और अपने लॉस के अकॉर्डिंग हेयरिंग एड लगाएं, जो कि हमारे लॉस की स्पीड को बिल्कुल स्लो और एक नॉर्मल वे में ले जाएगा। तो हम जितना जल्दी हेयरिंग एड्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। 8वां कारण है
ऑटोक्सिस मेडिसिन, यानी कि कानों को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयाँ, जिससे इनर ईयर की कान की नसें को हानि पहुंचाती है, इसको कमज़ोर करती है। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जो दवा आप खा रहे हैं उसको बंद करके देख लें या फिर उसको बदल लें। अगर उस तो हो सकता है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा दिखे, लेकिन कुछ कुछ केसों में क्या होता है कि हम जो दवा खा रहे हैं जो कि हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है, उससे हमारे कानों को परमानेंट हेयरिंग लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट कारण ये भी हो सकता है कि हमारे इनर ईयर में वायरल इन्फेक्शन का होना। एक कारण ये भी है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर को इन्फेक्शन होना, यानी कि वायरल इन्फेक्शन होने से बच्चे को हेयरिंग लॉस हो सकता है। और हाँ, ये लॉस जो है परमानेंट हो सकता है और ये लाइलाज होता है। तो इस सब बातों को भी विशेष ध्यान देना है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान सही समय से सही चेकअप करवाते हैं। और कारण ये भी हो सकता है कि हमारे कान या सर के किसी हिस्से में चोट लगना। यदि चोट लगने से कान का पर्दा फट जाए तो 80% केसों में कुछ दिनों में अपने आप भर जाता है, लेकिन अगर चोट कान की नसों में या फिर ब्रेन में लगा हो तो हेयरिंग जो इम्पेयरमेंट है, जो हेयरिंग लॉस है, वो परमानेंट भी हो सकता है। तो हम जब भी सफ़र करें तो ये ध्यान रखें कि हम अपने सर पे हेलमेट लगाएं, अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके ही हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का यूज कर सकते हैं। हमने इसमें छोटे छोटे टॉपिक को लेके समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये हमारा हेयरिंग लॉस का टॉपिक इतना लंबा है, इतना डिटेल में है कि एक वीडियो में इसको समेटना नामुमकिन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाले वीडियो में हर एक पार्ट्स को हम उसके बिल्कुल डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।